हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, सौरमंडल में पृथ्वी यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और जान लेते हैं कि इस चैप्टर में से हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है या जाननी है, उनको एक बार ही देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, तारे स्टार्स क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल या तारामंडल कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, ग्रह प्लैनेट्स, उपग्रह सैटेलाइट, सौरमंडल द सोलर सिस्टम, सूर्य सन, सौरमंडल के ग्रह प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, पृथ्वी अर्थ, चंद्रमा द मून, क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड्स, उल्कापिंड मेटेरॉइड्स, आकाशगंगा गैलेक्सी, ब्रह्मांड यूनिवर्स। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो दोस्तों, खगोलीय पिंडों के साथ हम शुरुआत करते हैं यानी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि जब आप रात में आसमान में देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे तारे, चंद्रमा, ग्रह चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ये जितनी भी सारी चमकने वाली चीज़ें हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं यानी सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। और जो हमारी खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं और ये सामान्यतः गैसों से बने होते हैं, जैसे तारे। लेकिन जो तारे हैं वो हमें काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हम उनसे काफ़ी दूर हैं। जैसे सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और जो हमारा सूर्य है वो काफ़ी गर्म होता है और यह गैसों से बना है। गैसें हमारी हैं हाइड्रोजन, हीलियम। यानी जो सूर्य हमारा तारा है, इस प्रकार से जो हमारे तारे होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और सामान्यतः गैसों से बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से। और कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि हमारे तारे, उनके पास ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वे किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि हमारे ग्रह और उपग्रह, इनके पास न तो खुद की ऊष्मा होती है और न ही प्रकाश होता है, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। अब बात करते हैं तारों के बारे में यानी कि स्टार्स। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तारे कहलाते हैं। जब तारों में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है उसके दौरान बहुत सारी ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है। यानी कि तारों के पास अपनी बनाई हुई खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश है और इसी कारण इन्हें तारे कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य भी एक तारा है और रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले अनगिनत तारे भी हमारे सूर्य के समान ही विशाल और ऊष्मा युक्त हैं, बल्कि कई तो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। यानी कि हमारे आसमान में अनगिनत तारे हैं जो कि सूर्य के समान आकार में बहुत बड़े हैं और ऊष्मा पैदा करते हैं। और कई तारे तो सूर्य से कई गुना बड़े हैं और बहुत अधिक दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे भी दिखाई देते हैं। यानी कि जो तारे हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं और तारे अधिक दूर होने के कारण ही उनका जो ऊष्मा और प्रकाश है वो हम तक बहुत ही कम या ना के बराबर ही पहुंच पाता है। अब बात करेंगे नक्षत्र मंडल या तारामंडल के बारे में या कॉन्स्टलेशंस। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निश्चित प्रतिरूपों में बनाई गई कुछ विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। यानी कि आसमान में कुछ तारे मिलकर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाएंगे तो उसे हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल कह सकते हैं। और जो हमारा अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और इसी प्रकार आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। और सप्तऋषि को हम 7 ऋषियों का समूह भी कहते हैं। और प्राचीन समय में लोग दिशाओं का निर्धारण ऐसे ही तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं। और जो हमारा ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के नॉर्थ में और अक्ष की सीधी रेखा में एक ही जगह पर स्थिर रहता है। और ध्रुव तारे का निर्धारण हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जब हम सप्तऋषि के पहले वाले 2 तारे जो कि एक सीधी रेखा में, उनके आगे एक और तारा होगा
अगर हम इन 3 तारों को एक सीधी रेखा में देखें तो उनके आगे एक चौथा तारा होगा जो कि हमारा ध्रुव तारा है। जैसा कि इस फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि जो ये लड़की है वो 3 तारों को एक सीधी रेखा में देख रही है, उनके आगे एक चौथा तारा आ रहा है जो कि हमारा ध्रुव तारा है। और पहले के लोग दिशाओं का निर्धारण इन्हीं तारों के माध्यम से करते थे, क्योंकि उनके पास पहले कंपास और जो टेक्नोलॉजी है नई नई वो उपलब्ध नहीं थी। अब बात करते हैं ग्रह प्लैनेट्स की। जैसा कि बताया गया है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे करने को ग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, उसके पास न तो खुद की ऊष्मा है न प्रकाश है। यह सूर्य जो कि एक तारा के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसीलिए पृथ्वी ग्रह की कैटेगरी में आती है। और ग्रह अर्थात अंग्रेजी का प्लानेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लानेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सभी ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और अपनी ऊष्मा सबसे नजदीकी तारे सूर्य से प्राप्त करती है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूर जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकीली दिखाई देती है। अब बात करते हैं उपग्रह मून या सैटेलाइट के बारे में। उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जो कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और अलग अलग ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हो सकते हैं और इनकी संख्या एक या अधिक हो सकती है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं। यानी कि जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार अलग अलग ग्रहों के अपने अलग अलग उपग्रह या चंद्रमा हो सकते हैं। और ये संख्या में किसी का एक चंद्रमा हो, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4 चंद्रमा हो सकते हैं, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का एक भी चंद्रमा ना हो, जैसे बुध और शुक्र का एक भी चंद्रमा नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, इसी प्रकार हमारे नज़दीकी ग्रह मंगल के 2 चंद्रमा हैं। और हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए तथा मौसम का अनुमान लगाने आदि के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। यानी कि मानव द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा संचार माध्यम यानी जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके और मौसम के बारे में हम पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लें। और अगर हम मौसम के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो मौसम के बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य और सौरमंडल यानी द सन एंड द सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौर परिवार के केंद्र में सूर्य स्थित है। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है वो किस किस से मिलकर बना है? सूर्य से, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि। और जो इनका मुखिया यहाँ जो केंद्र में स्थित है वो है सूर्य। और जो हमारा सूर्य आकार में बहुत विशाल एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक तारा है और सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जो हमारे सौरमंडल में प्रकाश है वो सिर्फ सूर्य के कारण ही है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बहुत अधिक दूर पर स्थित होने के कारण ही हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा, जला देने वाली गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। यानी कि मान लो यदि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु अत्यधिक तेज गर्मी और ऊष्मा को सहन नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सौरमंडल के ग्रह, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर उनका क्रम निम्नानुसार है। सूर्य के सबसे नज़दीक यानी बुध, मरकरी, उसके बाद शुक्र यानी वीनस, फिर पृथ्वी यानी अर्थ, फिर मंगल यानी मार्स, फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि यानी सैटर्न, फिर अरुण यानी यूरेनस, फिर वरुण यानी नेपच्यून। मैंने एक ट्रिक लिखी है जो कि एनसीईआरटी में दी है। सूर्य से दूरी के आधार पर इनके क्रम को कैसे याद रख सकते हैं।
तो इसके लिए ट्रिक है कि इंग्लिश में लिखें माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जैसे माई में एम है तो एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ग्रहों के इन क्रम को याद रखने के लिए हम यह ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब आगे, ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। ग्रह के चक्कर लगाने वाले यह रास्ते कक्षा या ऑर्बिट कहलाते हैं। इस पॉइंट में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि पहला, ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि इनका पथ एक निश्चित होता है। ये किसी और अन्य पथ पर नहीं जा सकते और ना ही किसी दूसरे ग्रह का रास्ता काट सकते हैं। और दूसरा, इन ग्रहों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी कि ग्रह जिस पथ पर घूमते हैं वो बिल्कुल वृत्ताकार नहीं होता है, थोड़ा दीर्घवृत्ताकार होता है। मीन्स दो सिरे जो होते हैं वो चपटे हुए होते हैं और दो सिरे थोड़ी लंबाई में होते हैं। जैसे अंडा होता है ना हमारा, उसके दो सिरे चपटे हुए और दो तरफ वो लंबा सा होता है, इस प्रकार होता है। तीसरा यह कि चक्कर लगाने वाले यह रास्ते ऑर्बिट कहलाते हैं या कक्षा कहलाते हैं, यानी कि जिस रास्ते पर ग्रह घूम रहे हैं उस रास्ते को हम कक्षा या ऑर्बिट कहेंगे। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो, जिसे कि अब बौना ग्रह माना जाता है, 2006 तक इसे ग्रहों में शामिल किया जाता था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे बौने ग्रहों में शामिल कर दिया क्योंकि इसका कोई निश्चित पथ नहीं था और यह दूसरे ग्रहों का रास्ता भी काटता था। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। द अर्थ। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी सूर्य से देखें तो उससे पहले शुक्र, बुध, उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पर। और जब हम बात करते हैं आकार यानी साइज की, तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार एकदम गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग जियोड कहा जाता है। इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 2/3 सतह पर पानी या महासागर होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देती है। चंद्रमा, द मून। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन का समय लगता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायुमंडल। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और ये बहुत सारे एक साथ मिलकर एक पट्टीनुमा आकृति बना लेते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया भी है और उसके बारे में कुछ बताया भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह भी ग्रह के ही भाग होते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले कभी विस्फोट के बाद टूटकर ग्रहों से अलग हो चुके हैं। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं वो कई करोड़ों वर्ष पहले ग्रहों के ही भाग रहे थे, लेकिन इनमें विस्फोट होने के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और एक पट्टी के रूप में स्थापित हो गए। इसी पट्टी को हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं उल्कापिंड के बारे में यानी मेटेरॉइड्स के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आकर पृथ्वी की सतह की ओर गिरने लगते हैं। इस दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह जलने लगते हैं। यानी कि जो हमारे उल्कापिंड हैं वह कई बार आपस में टकराकर या किसी अन्य गतिविधि के कारण पृथ्वी की सतह की ओर गिरने लगते हैं
और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो उनमें घर्षण बढ़ता है और घर्षण बढ़ने के कारण ये जलने लगते हैं। कई बार लोग किसी चमकती चीज़ को आसमान से गिरते हुए देखते हैं तो उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, हमारे उल्कापिंड यानी मेट्रॉइड्स ही होते हैं वो। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है तो धरातल में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। यानी कि जो हमारे उल्कापिंड हैं वो ज़्यादातर आसमान में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंडों का साइज बड़ा होने के कारण वो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरह खत्म नहीं हो पाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं और पृथ्वी में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। अब बात करते हैं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। आसमान में लाखों तारों के समूह से बनी सफ़ेद पट्टी के बड़े रास्ते के रूप में दिखाई देती है। यही सफ़ेद पट्टी आकाशगंगा है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बहुत सारे तारों के कारण एक सफ़ेद पट्टीनुमा आकृति बन रही है, जिसमें कि लाखों करोड़ों तारे होते हैं। इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है वह प्रकाश की बहती नदी के समान है। आकाशगंगा तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यानी कि हमारी आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, बादल भी होते हैं और गैस भी होती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि जब लाखों आकाशगंगा एक साथ मिल जाएंगी तब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मांड और हम, अवर अर्थ इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है और वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड में कितने सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी आदि तारे, ग्रह, उपग्रह होंगे। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अनगिनत सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, ग्रह, उपग्रह होंगे। और दोस्तों, हमें यह भी याद रहना चाहिए कि जो हमारी आकाशगंगा है वो कौन सी है। तो इसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे दुग्ध मेखला या मंदाकिनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफ। इनमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ का अर्थ होता है लिखना। चलिए तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और अगले चैप्टर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।